Hello everyone, welcome to INPS channel. This is नितिन अग्रवाल, your teacher, guide and mentor. तो जैसा कि स्क्रीन में तुम लोग देख रहे होगे, हाउ टू रिवाइज, ये एक बहुत मेजर इशू होता है डिफरेंट स्टूडेंट्स का कि किस तरह से रिवीजन करना है, क्योंकि यूजुअली स्टूडेंट्स किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है तो आगे के जो करेंट चैप्टर्स हैं वहाँ तो ठीक ठाक कमांड होती है, लेकिन जो प्रीवियस चैप्टर्स होते हैं जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले पढ़े होते हैं वो बिल्कुल वॉश आउट हो जाते हैं और उनको जब दोबारा से पढ़ना पड़ता है तो इक्वली सेम एनर्जी लगानी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चैप्टर को 2 महीने पहले पढ़ा हमने तो उसको पढ़ने के लिए करीब करीब हमने पूरा 1 वीक लगा दिया, तो फिर से रिवाइज़ करने में फिर से पूरा उतना ही टाइम लग जाता है। तो इस तरह से बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर 100 स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एटलीस्ट 40% स्टूडेंट इस वजह से क्विट कर जाते हैं क्योंकि उनका रिवीजन वर्क या रिवीजन की स्ट्रैटेजी जो है वो प्रॉपर नहीं होती है, टाइम टू टाइम वो रिवाइज़ नहीं करते हैं। तो ये एक मेन रीज़न हो सकता है जिस वजह से तुम एग्ज़ाम में पीछे हो जाओ या एग्ज़ाम के कंपटीशन के बाहर हो जाओ। तो एक बहुत प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है रिवीजन के लिए। तो आज का वीडियो तुम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम कुछ सिंपल बेसिक स्टेप्स की बात करेंगे जिससे तुम इफ़ेक्टिव स्टडीज़ कर सकते हो, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ कर सकते हो, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ सकते हो, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट ला सकते हो। और यूजुअली यही होता है जब कंप्लीट एक मॉक टेस्ट होता है, कंबाइंड सिलेबस का टेस्ट होता है, तो हम कुछ चैप्टर में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ चैप्टर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, किसी भी कंपटीशन में कौन से टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं, कौन से टॉपिक्स कम आते हैं, या कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूजुअली मेरा स्टूडेंट से बस एक ही बात कहनी होती है हमें कि वो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुम नहीं पढ़ के जाते हो, क्योंकि ये कंपटीशन है और इस कंपटीशन में जितनी भी सीट्स हैं उससे 20 टाइम्स या 50 टाइम्स ज़्यादा स्टूडेंट अपेयर होते हैं। तो और प्रैक्टिकली होता भी यही है कि एग्ज़ाम में कोई भी टॉपिक तुम ट्राई करके देख सकते हो, 2 टॉपिक्स जो नहीं पढ़ के जाओगे एग्ज़ाम में देखोगे पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन उन्हीं में से पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इस पूरे सेशन में। और सिंपल बेसिक स्टेप्स हैं, 3 से 4 स्टेप्स हैं जिनको अगर फॉलो कर लिया तो तुम्हारी पढ़ाई बहुत इफ़ेक्टिव होगी और अगर अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारी रैंक और भी इम्प्रूव हो सकती है, रिज़ल्ट और बेटर हो सकता है। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ये सेशन और इस कोट के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ बेटर देन डिलेड परफेक्शन। तो ये चीज़ तुम्हें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी होगी। यूजुअली होता क्या है, स्टूडेंट हमेशा चीज़ों को टालता जाता है, जैसे कि कुछ भी टॉपिक रिवाइज़ करना है तो आज होमवर्क कर लेते हैं, आज जो करेंट टॉपिक चल रहा है उसको पढ़ लेते हैं, कल से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलत काम करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, उनको टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए। यूजुअली तुमने देखा होगा बचपन से अभी तक बहुत नेक्स्ट डे का बहुत टाइट शेड्यूल बना लेते हैं। सुबह 6 बजे उठेंगे, फिर 7 बजे तक मैथ्स पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। और होता क्या है, 6 बजे उठते हैं या 6 बजे नहीं भी उठ पाए, 6 बजे उठ भी गए और 7 बज गया और कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। तो ड्यू टू टाइम टेबल स्टूडेंट ये सोचता है आज का दिन तो वेस्ट हो गया, आज तो नहीं प्रॉपरली फॉलो कर पाए, परफेक्टली वो काम नहीं कर पाए। तो अब ऐसा करते हैं, आज का पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं और कल से बिल्कुल परफेक्ट पढ़ाई चालू करेंगे। तो ये प्रोसेस बिल्कुल गलत है, ये नहीं पढ़ने का बहाना है, इसको बिल्कुल इम्प्रूव कर लो। जो भी पढ़ना है इसी समय पढ़ेंगे। इवन तुम 5 मिनट का भी रिवीजन कर लो, 5 मिनट ही पढ़ लो तो ही इम्पॉर्टेंट होगा। और रादर देन उसको टाल देना, कल परफेक्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो परफेक्शन के पीछे नहीं जाना है, जितना भी काम है वो आज ही करना है। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है, तो कल पे काम नहीं टालना है। जो भी हम काम कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में ही कर सकते हैं। आज जो भी हमारा होमवर्क है या जो भी क्लास वर्क है या जो भी रिवीजन है आज ही करेंगे। जो भी रिवीजन वर्क है ना करने से बेटर है 1 मिनट कर लें, ना करने से बेटर है 30 सेकेंड कर लें, कुछ तो कर लें। और उसको नेक्स्ट डे टालना बिल्कुल गड़बड़ है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल दिमाग में रखो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज़ बेटर देन डिलेड परफेक्शन। तो कल हम परफेक्ट होंगे ये कभी नहीं हो पाएगा। आई थिंक देख रहे होगे इतने साल निकल गए, 15 साल 16 साल 17 साल, टाइम टेबल बनाया है, बहुत कुछ करा, और नॉर्मली स्टूडेंट यही सोचता है कि आज पढ़ाई नहीं करेंगे और जब भी स्टार्ट करेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कराएंगे। तो ये सब तुम्हारा माइंड तुम्हें डेविएट कर रहा है। तो माइंड के फ्रेम में नहीं आना है, माइंड के ट्रैप में नहीं आना है। जो भी करना है आज करना है,
नहीं पढ़ने से अच्छा है हम आधे घंटे पढ़ लें, 15 मिनट पढ़ लें, 5 मिनट पढ़ लें। तो ये मत सोचना कि जो परफेक्शन होगा कल से होगा, परफेक्टली कल पढ़ाई चालू करेंगे और कल कल करते, आई होप काफ़ी लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि कितने साल निकल गए कल कल करते, वो परफेक्ट डे आज तक नहीं आ पाया। तो पहला पॉइंट आई होप सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे, जो भी करना है आज करना है, भले ही 5 मिनट रिवाइज करो, 10 मिनट करो, आधा घंटा करो, लेकिन आज से ही करो, कल से नहीं। सो स्टूडेंट, ये मेन क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट के माइंड में रहते हैं। हाउ टू रिवाइज, ये पहला क्वेश्चन है, किस तरह से रिवाइज करें, किस तरह से इफेक्टिव रिवीजन होगा, बेस्ट तरीका क्या होगा रिवीजन का। हाउ टू रिवाइज फ्रीक्वेंटली, मतलब किसी भी चैप्टर को कितने बार रिवाइज करना है, ये भी एक पॉइंट होता है। सिर्फ एक बार रिवाइज कर लें कि कई बार रिवाइज कर लें। व्हाट ऑल टू रिवाइज स्पेशली अ डे बिफोर टेस्ट, मतलब जब टेस्ट अनाउंस होता है या जो भी पीरियडिक टेस्ट होता है या कोचिंग में या स्कूल में या कॉलेज में जो भी टेस्ट हो रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उसके पहले एक दिन पहले किस तरह का रिवीजन होना चाहिए। हाउ टू डील विथ वीक टॉपिक्स, जो कमज़ोर टॉपिक हैं हमारे, वीक हैं या जिनमें अच्छे से नहीं करा है, उसको कैसे प्रिपेयर करें या कैसे रिवाइज करें। हाउ टू कंप्लीट बैकलॉग, किस तरह से जो भी तुम्हारे टॉपिक्स छूट गए हैं, जिनका होमवर्क छूट गया है या क्लासेस छूट गई हैं, तो उसको हम किस तरह से अपना बैकलॉग कवर करें। तो ये कुछ 4 से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको वन बाय वन एक एक स्लाइड में हम लोग समझते जाएंगे और बहुत प्रॉपरली पूरा वीडियो देखोगे तो हर एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। सो स्टूडेंट, रिवीजन स्ट्रैटेजी, क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी के लिए कई बच्चों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी साल भर पहले, 6 महीने पहले या 2 महीने पहले, या अभी तक स्टार्ट नहीं करी होगी। तो पास में क्या था वो भूल जाओ, क्योंकि कई बार पास में चीज़ों को हम परफेक्टली नहीं कर पाए या प्रॉपरली नहीं कर पाए, उस वजह से हम फ्यूचर में और प्रेजेंट में भी नहीं करते। तो पास को हम नहीं बदल सकते, हम आज से ही ये स्ट्रैटेजी लगाते हैं। और रिवीजन के लिए तुम्हें डेली ही काम करना होगा, डेली वर्क करना होगा। जब भी हम क्लास में बैठे हैं या होमवर्क कर रहे हैं या कोई भी रिवीजन कर रहे हैं या कोई भी नोट्स पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उन सब में शुरुआत में ही तुम्हें रिवीजन की स्ट्रैटेजी लगानी होगी। अदरवाइज़ बाद में क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद में कुछ नहीं हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी टॉपिक का टेस्ट आ रहा है तुम्हारा, तो क्या करते हैं यूजुअली स्टूडेंट, क्या गड़बड़ काम करता है, क्या गलत करता है, वो ये करता है कि जिस भी टॉपिक में तुम्हारा कंफर्ट जोन है या जो भी अच्छा टॉपिक है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उसको उठा लिया और रिवाइज कर लिया और उसके क्वेश्चंस लगा लिए और टेस्ट दे दिया। और ऑब्वियसली फिर टेस्ट में तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा, बिकॉज तुम कुछ 2 या 3 चैप्टर्स पे ही फोकस कर रहे हो जो ऑलरेडी तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स थे। तुम वीक या मीडियम चैप्टर्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो ये तरीका गलत होगा। तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से अलोंग प्रिपरेशन, जब हम क्लासेस कर रहे हैं उस समय ही हमें चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। और किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि काम को समेटना। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट इतना ज़्यादा पढ़ लेता है, इतना सारे बुक्स कर लेता है, इतने ज़्यादा नोट्स बना लेता है कि चीज़ें इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाती हैं कि एग्ज़ाम के पहले ऑब्वियसली उसको महसूस हो जाता है, फील हो जाता है कि इसको हम कर नहीं पाएंगे, बिकॉज उसको खुद ही नहीं पता होता है कि हमने कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ ली। तो एवरी डे, एवरी मोमेंट हमें चीज़ों को कंसोलिडेट करना है, समेटना है, फैलाना नहीं है। चीज़ों को छोटा करते जाना है, श्रिंक करते जाना है। जो भी नोट्स बनाए हैं हमने उसको और छोटा करते जाओ। जब भी हम पढ़ रहे हैं या जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, वहाँ पे मार्क करते जाओ, अपने कुछ सिंबल्स बना लो। जैसे कि मान लो कई फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो थोड़ा रेयर होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गई या सेट थ्योरी हो गई, या कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो थ्रू आउट द ईयर नहीं यूज़ होते हैं। थ्रू आउट द ईयर वो फॉर्मूले या वो कंसेप्ट यूज़ नहीं होते हैं। तो कई सारे तरीके के तुम्हें सिंबल्स बनाने होंगे, कई कंसेप्ट को रेयर कंसेप्ट में डालना होगा, कई फॉर्मूले को रेयर फॉर्मूले में डालना होगा, कई तरीके के नोटबुक बनानी होंगी। तो इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों को डिटेल में वन बाय वन एक सिस्टमेटिक वे में समझने की कोशिश करते हैं हम। सो स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट है जो तुम्हें पूरे साल करना है, एवरी डे करना है, मेक शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हम रिवीजन, मान लो कोई भी चैप्टर तुम पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और प्रॉपरली नोट्स बना रहे हो, तो 500-600 पेजेस के 4 से 5 कम से कम रजिस्टर भर जाएंगे ईयर एंड तक। मतलब 2,500 से 3,000 पेजेस तुम्हें रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, साथ में ही उसके नोट्स
को शॉर्ट करते जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ी और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के नोट्स, प्रॉब्लम और थ्योरी मिला के अप्रॉक्सीमेटली 50 पेजेस के बन गए, तो उसको तुम्हें रिड्यूस करना है, 50 पेजेस को 5 पेजेस में लाना है, 5 पेजेस तक श्रिंक करना है। और उसमें सारे प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ फॉर्मूले होने चाहिए, कंसेप्ट होने चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम इंक्लूड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए जाएं, तो स्क्रीन पे देखते हैं किस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये देख रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जैसे आईएनपीएस टीम ने पूरे मैथ्स के शॉर्ट नोट्स इस तरह से बना रखे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आई होप अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में, तो अगर इसके प्रॉपर नोट्स बनाए जाएँ, अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70 पेजेस तक चला जाता है। जबकि अगर हम इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, देख रहे होगे कम जगह में सारे मेन पॉइंट्स हमने लिख लिए, तो ये 6 to 7 पेजेस में पूरा कंप्लीट हो गया है। और इसको रिवाइज करना मच ईजियर है एज़ कम्पेयर टू हम 60 to 70 पेजेस रिवाइज करें। अप्रॉक्सीमेटली मैथ्स में ही मान ले तो 30 चैप्टर्स हैं, अगर हर एक चैप्टर में 50 पेजेस हैं, तो बिफोर मॉक या बिफोर टेस्ट या बिफोर एग्ज़ाम बार बार इतने सारे 2000-3000 पेजेस रिवाइज करना बहुत मुश्किल है। तो इनिशियली जब भी कोई चैप्टर ओवर होता है या जो चैप्टर चल रहा है, तो साथ में ही उसके शॉर्ट नोट्स इस तरह से बना सकते हो। और इसके कई सारे चैप्टर्स की कॉपी तुम लोग डाउनलोड भी कर सकते हो आईएनपीएस के टेलीग्राम चैनल पे। आईएनपीएस क्लासेस नाम है, टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आईएनपीएस क्लासेस के नाम से तुम्हें आईएनपीएस टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से 5 से 6 चैप्टर्स के तुम शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। उससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से शॉर्ट नोट्स हमें बनाने हैं। 50 पेजेस के जो क्लास वर्क के रजिस्टर में नोट्स हैं, उसको श्रिंक करना है, कंसोलिडेट करना है 4 to 5 पेजेस में। और इस तरह से अगर करते हो तो पूरा सिलेबस तुम्हारा 100 पेजेस की कॉपी में आ जाएगा और जिसको रिवाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहला स्टेप आई होप समझ गए होगे। सो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं स्मार्ट वे टू रिवाइज, मतलब मिनिमम आउटपुट में मैक्सिमम, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिल सकता है, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए ईयर लॉन्ग तुम्हें चैप्टर्स को क्लासिफाई करना होगा। सपोज कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो साथ में ही तुम्हें नोट्स, फॉर्मूले एज वेल एज प्रॉब्लम्स, स्पेशली मैथ्स में प्रॉब्लम ही ज़्यादा आती हैं, उनको क्लासिफाई करना होगा 4 कैटेगरी में: ईजी, एवरेज, डिफ़िकल्ट एंड वेरी डिफ़िकल्ट। और ये काम तुम डेली ही करोगे, कोई ख़ास दिन नहीं आएगा जिस दिन तुम ये काम स्टार्ट करोगे, ये काम आज से ही स्टार्ट करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे कई बार क्लास में भी होता है, जैसे हम लोग आईएनपीएस क्लासेस में बता देते हैं, हर एक चैप्टर में बताते हैं, हर एक फॉर्मूले में बताते हैं कि एक रेयर फॉर्मूला है, कम यूज़ होता है, स्टूडेंट एग्जामिनेशन पे भूल जाता है, या एक ये रेयर कंसेप्ट है, कम यूज़ होता है, एग्जामिनेशन में भूल जाता है, तो उसी समय तुम्हें मार्क कर लेना होगा, एक बॉक्स बना लेना होगा उस फॉर्मूले पे या उस कंसेप्ट पे। और इसका एक और भी तरीका है, तुम अगर रेगुलरली पीरियडिकली टेस्ट दे रहे हो तो कुछ कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं कि यार ये कंसेप्ट है जहाँ पे हम बार बार लैग करते हैं, बार बार ये फॉर्मूला भूल जाते हैं, बार बार ये कंसेप्ट भूल जाते हैं, तो उसको एक बॉक्स में बंद कर लो या शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लो उसको। और रेयर फॉर्मूले, रेयर कंसेप्ट की एक अलग से कॉपी बना लो, 50-60 पेज की कॉपी बना लो, उसमें रेयर फॉर्मूले, रेयर कंसेप्ट लिखते जाओ। तो कंसेप्ट वाइज तो कुछ इजी, एवरेज, डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। कंसेप्ट ये चीज़ एप्लीकेबल होगी तुम्हारी प्रॉब्लम्स में। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें होमवर्क में कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है या क्वाड्रेटिक है, उसका होमवर्क मिला और उसकी एक्सरसाइज 1 तुम्हें असाइन करी गई और वहाँ पे 50 क्वेश्चंस हैं। तो जब तुम अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे तो 50 में अप्रॉक्सीमेटली तुम मान के चलो तुम्हारे 25 या 30 हो जाएंगे, 20 क्वेश्चंस नहीं होंगे। उसी समय तुम्हें रियलाइज़ करना है ये बात कि जो क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट, 2 मिनट और बहुत आसानी से हो गए, उसको ईजी लिख लो। इसके बाद जहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है या थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस हैं, तो उसको एवरेज में डाल सकते हो। डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट में वो डाल सकते हो जो तुमसे नहीं हो पाए। वेरी डिफ़िकल्ट में वो क्वेश्चंस आएंगे जो क्लास में डिस्कस कर लिए गए, टीचर ने तुम्हें बता दिया, लेकिन दोबारा फिर से हमने अटेम्प्ट करा, फिर से नहीं हुए। तो ये कैटेगरी तुम्हें क्वेश्चन से बनानी होगी, जिससे आगे बढ़ के आगे जब चलोगे तुम्हारा सिलेबस रिड्यूस होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। लेकिन अगर ये काम तुम सोच रहे हो कि एक साथ करेंगे तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना, जब भी कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल 50 क्वेश्चन तुमने होमवर्क में अटेम्प्ट करे, 30 हो गए
और 20 नहीं हुए तो उन 20 को मार्क कर लो। ये दूसरा तरीका हो सकता है, 20 को मार्क कर लो जो हमसे नहीं हुए। वो क्वेश्चन जो पहली बार में हो गए वो क्वेश्चन ऑब्वियसली वो तुम्हारे क्वेश्चन हैं, वो फिर से हो जाएंगे। उन 20 को मार्क्स कर लो या डी लिख लो उन 20 क्वेश्चंस में, और क्लास में जाके जब तुम उसको डिस्कस करते हो, टीचर से पूछते हो, फिर से वो क्वेश्चंस दोबारा से करते हो, तो अभी भी अगर जब सेकंड ट्राई करते हो उन 20 क्वेश्चंस के लिए, अभी भी हो सकता है 15-16 क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो, 4 क्वेश्चंस फिर से सॉल्व ना हो, तो उनको तुम कैटेगरी में डाल लो वेरी डिफ़िकल्ट। समझ में आ रही बात? तो ये क्लासीफाई तुम्हें पहले से ही करना होगा, हर दिन करना होगा, तभी जाके तुम अपने काम को कंसोलिडेट कर सकते हो, श्रिंक कर सकते हो, समेट सकते हो। अदरवाइज चीज़ें इतना ज़्यादा फैल जाएंगी, इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाएंगी कि उसको समेटना पॉसिबल नहीं होगा। और यही रीज़न है, ये एक मेन रीज़न हो सकता है कि काफ़ी बच्चे कंपटीशन से क्विट कर जाते हैं। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि हर एक प्रॉब्लम को तुम्हें क्लासीफाई करना है। जो प्रॉब्लम फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमसे निकल गई है उसको बार बार करने से मतलब नहीं है, वो ऑब्वियसली तुमसे हो जाएगी। उसको बार बार कर रहे हो तो अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें कहाँ पे फोकस करना है? एवरेज, डिफ़िकल्ट एंड वेरी डिफ़िकल्ट। एवरेज प्रॉब्लम वो हुई जो थोड़ा सा ट्विस्टेड है, जहाँ पे कैलकुलेशन अजीब है, वियर्ड है, या टाइम ज़्यादा लग गया। डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में उसको डालना है जो हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, और वेरी डिफ़िकल्ट में उसको इंक्लूड करना है जो हम दोबारा फिर से, जब हमारा डाउट्स सेशन कंप्लीट हो गया उसके बाद फिर से हम बैठे उन 20 प्रॉब्लम्स को करने में, और अभी भी हमारी 15 क्वेश्चंस हुए, फिर 5 क्वेश्चन में फंस गए, तो वेरी डिफ़िकल्ट में आएगा। तो अगर ये कैटेगरी बना लेते हो तो आगे जो हम टेक्निक बताने वाले हैं उससे रिवीजन जब भी तुम किसी चैप्टर का करोगे तो रिड्यूस होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे हम लोग काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो भी बच्चे सीरियस हैं, सिंसियरली, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हैं, तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा 500-600 पेजेस के जो रजिस्टर हैं, कंप्लीट जो नोट्स हैं इंक्लूडिंग प्रॉब्लम, वो हार्डली पूरा रिवाइज करने में आधा घंटा लगता है स्टूडेंट को, क्योंकि स्टूडेंट इतनी बार कर चुका है, इतना काम उसमें रिड्यूस कर चुका है, कंसोलिडेट कर चुका है कि 600 पेजेस के रजिस्टर को पूरा रिवाइज करने में हार्डली आधा घंटा लगेगा, बिकॉज पूरे के पूरे पेजेस उसके दिमाग में स्कैन हो चुके होते हैं। और आई थिंक ये बात तुम लोगों ने भी ऑब्ज़र्व करी होगी कुछ टॉपिक्स में या किसी भी क्लास में कि कुछ सब्जेक्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़े तो उनके पेजेस हमें क्लियरली दिखते हैं कि इस पेज में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है या ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप हो गया कि क्लासीफाई ईच प्रॉब्लम एंड ईच टॉपिक। तो रेयर कंसेप्ट, रेयर फॉर्मूले की एक अलग कॉपी बनानी है जो कम यूज़ होते हैं, और हर एक प्रॉब्लम को, जितने भी प्रॉब्लम कर रहे हो उसको क्लासीफाई करते रहना है एवरी डे, हर दिन, तभी आगे चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर पहले नहीं करा है तुमने, पास को भूल जाओ, आज से जो चैप्टर स्टार्ट हुए हैं एटलीस्ट आज से स्टार्ट करो, आज से क्लासीफाई करना स्टार्ट करो। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं। आई थिंक क्लासीफाई हमने कर लिया है, मान के चल रहे हैं तुमने चैप्टर्स को, प्रॉब्लम्स को क्लासीफाई कर लिया है। अब क्या होता है, क्या गलती करते हैं स्टूडेंट? तो मेन गलती ये करते हैं, सपोज़ कर लो कमिंग संडे हमारा टेस्ट है या एग्ज़ाम है, तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक उठा लेते हैं या एक मॉडरेट टॉपिक उठा लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। वीक टॉपिक वीक बना ही रहता है, उसको वो हमारे कंफर्ट जोन में होता नहीं है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है कि यार ये टॉपिक वीक है, इसको रहने दो, मतलब अपने आप को किसी तरह से डिसीव करते हैं। तो बार बार स्ट्रॉन्ग टॉपिक को बार बार रिवाइज करते हैं, उससे कोई ख़ास बेनिफिट नहीं होता है और कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है तुम्हारे स्कोर पे, स्कोर वही रहता है। और स्टूडेंट को ये लगता है कि मेहनत हम इतनी कर रहे हैं लेकिन आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो धीरे धीरे फिर वो डीमोटिवेट होके मेहनत करना बंद कर देता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी तुम रिवाइज करोगे तो अपना सबसे पहले अपना वीकेस्ट टॉपिक उठाओ, वीकेस्ट टॉपिक उठाओ जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, उसको नहीं छोड़ना है, बिकॉज मान के चलो वही एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है ही, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके कोई बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज कोई भी पेपर होता है तो प्रोपोर्शनेट होता है, ऐसा नहीं कि पेपर में तुम्हारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है 100% उसी से ही पूछ लिया जाएगा। तो हर एक टॉपिक बैलेंस में आता है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे रिवीजन में, सबसे वीकेस्ट टॉपिक, जो वीक टॉपिक है उसको उठाओ, आधे घंटे का टाइम बना लो। मान लो वीक टॉपिक है कोई, सपोज बाइनोमियल थ्योरम तुम्हें अच्छे से नहीं आती, आधे घंटे, ये मत करना कि बाइनोमियल थ्योरम के नोट्स पढ़ने में ही पूरा दिन या 2 दिन लगा दिए, ये सिर्फ प्रिटेंड करना होता है, पढ़ना होता नहीं है। अगर सिंसियरली पढ़ना स्टार्ट करो, पूरे नोट्स अगर 50-60 पेज के नोट्स अगर पढ़ रहे हो बाइनोमियल थ्योरम के,
तो हार्डली 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि इफ़ेक्टिव स्टडीज़ होनी चाहिए, जो भी करना है विद इन टाइम करना है, भले ही तुम आधा घंटा ब्रेक ले लो उसके बाद करो, लेकिन जो भी करेंगे हम विद इन टाइम करेंगे। तो हमने वीक टॉपिक उठाया, 1 घंटे में उसके नोट्स रिवाइज कर लिए और उसके बाद सिर्फ उसके ईजी प्रॉब्लम लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी अगर तुम क्लासीफाई कर चुके हो तो सबसे पहले हम ईजी प्रॉब्लम लगाएंगे, तो हमारा थोड़ा कंफर्ट लेवल उस टॉपिक में बढ़ेगा। एवरेज, डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट बिल्कुल छोड़ दो। जो टॉपिक तुमने मार्क करे हैं, जो क्वेश्चंस तुमने मार्क करे हैं ईजी, टॉपिक तो तुम्हें पूरा पढ़ना है, ठीक है, फॉर्मूले सारे पढ़ने हैं, बट क्वेश्चंस कौन से करने हैं, ईजी करने। तो उससे ये है कि तुम्हारा वीक टॉपिक, जो वीकेस्ट टॉपिक है, वो धीरे धीरे उस अपग्रेड होगा, वीक से एवरेज में आएगा, ठीक है, मॉडरेट में आएगा। और नेक्स्ट टाइम क्या करना है, नेक्स्ट टाइम मान लो फिर उसके नेक्स्ट संडे तुम्हारा फिर से टेस्ट हुआ, तो फिर तुम उस वीक टॉपिक को उठाओगे, उस वीक टॉपिक को उठाना है और साथ में तुम्हें ईजी प्रॉब्लम करना है और एज वेल एज एवरेज प्रॉब्लम करना है। तो वीक ईजी कर लिया, एवरेज कर लिया, इसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा कंफर्ट लेवल उस चैप्टर में और बढ़ जाएगा। तो अब वो जो टॉपिक है वो टॉपिक तुम्हारा ईजी से मीडियम आ जाएगा। मतलब हमें ये भी टॉपिक वाइज भी कैटेगराइज करना है कि कौन से टॉपिक तुम्हारे लिए ईजी हैं, कौन से टॉपिक तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट हैं और कौन से टॉपिक तुम्हारे लिए मॉडरेट हैं। तो ये भी हमें क्लासीफाई करना होगा। तो ईजी टॉपिक को या वीक टॉपिक को तुम्हें इस तरह से बार बार रिवाइज करना होगा और स्टेप बाय स्टेप बढ़ना होगा। फर्स्ट स्टेप में हमने इजी प्रॉब्लम कर ली, सेकंड स्टेप में इजी एज वेल एज एवरेज, और जब तुम तीसरी बार वो टॉपिक रिवाइज करोगे तो इजी, एवरेज और डिफ़िकल्ट तीनों क्वेश्चंस करोगे। वेरी डिफ़िकल्ट अभी छोड़ सकते हो, आफ्टर 1 मंथ या 2 मंथ तुम्हारा कंफर्ट लेवल बढ़ता जाएगा, तो उसके बाद तुम वेरी डिफ़िकल्ट कर सकते हो। तो जो टॉपिक तुम्हारा वीकेस्ट टॉपिक था वो मीडियम पे आएगा और फिर धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्गेस्ट पे आता जाएगा। तो आई होप ये बात समझ रहे होगे। तो रिवीजन के टाइम पे ऐसा ना हो कि तुम्हारा जिस चैप्टर में कंफर्ट जोन है बार बार हम वो रिवाइज कर रहे हैं। जो वीक टॉपिक हैं उनको छोड़ना नहीं है, उनको पैरेलल में करते चलना है, भले ही हम आधा घंटा दें, 15 मिनट दें। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। तो आई होप स्टूडेंट तुम लोगों को ये समझ में आया होगा कि वीक टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और ये मेजर मिस्टेक होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की। तो यहाँ पे एक टेक्निक होती है SMW टेक्निक। एस मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स या स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर, M मतलब मीडियम या मॉडरेट चैप्टर्स, एंड W मतलब SMW, W मतलब वीक टॉपिक्स। तो इन 3 कैटेगरी में हर एक चैप्टर को डिवाइड करना है। जिन चैप्टर्स में तुम बहुत कम कर पा रहे हो, 30% से कम स्कोर कर पा रहे हो, दैट इज़ वीक टॉपिक। मीडियम टॉपिक जहाँ पे तुम 30% से 60% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हो, सही कर लेते हो, मीन्स दैट इज़ योर मीडियम टॉपिक। एंड मोर देन 60% जहाँ हम क्वेश्चन सही कर लेते हैं, दैट इज़ अवर स्ट्रॉन्ग टॉपिक। तो सबको इक्वली लाइकली ले करके चलना है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। और जैसा हमने पहले बताया था, वो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो हम एग्ज़ाम में छोड़ के जाते हैं। तो सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। जो वीक है वो अभी तुरंत एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, टाइम है एग्ज़ाम में 5 महीने, 6 महीने, साल भर कुछ लोगों के लिए, 1.5 साल कुछ लोगों के लिए। तो जो वीक है वो हमेशा वीक नहीं रहेगा। कुछ टाइम अच्छे से प्रैक्टिस करने पे जो वीक टॉपिक है तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन ऑफ क्वेश्चंस। जैसे कि अभी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्वेश्चंस एक मीडियम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन तुमसे पहली बार हो चुके हैं वो हो जाएंगे। और जब हम क्वेश्चन रिवाइज करते हैं तो फॉर एग्जांपल किसी भी एक चैप्टर में मान लो क्लास में 300 क्वेश्चंस कराए गए, तो ऑब्वियसली वो 300 क्वेश्चंस हम बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए बहुत टाइम चाहिए और टाइम लिमिटेड होता है, बिकॉज करेंट टॉपिक भी क्लास में चल रहा है, करेंट टॉपिक भी करना है और पिछला भी रिवाइज करना है। तो तुम काम ये कर सकते हो, अपने क्लास वर्क के रजिस्टर में भी तुम्हारी क्वेश्चंस इंक्लूडेड होते हैं, उसको भी रिवाइज करते रहो और उसको रिवाइज करते रहो, बार बार देखते रहो। तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो स्कैन हो जाते हैं दिमाग में, वो करने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चंस तुम्हें, जो भी टॉपिक तुम्हें अच्छे से आता है उसके वही क्वेश्चंस करो जो तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए थे। बार बार पूरी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। वही क्वेश्चंस तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम नहीं कर पाए थे। एंड देन इसके बाद जैसे डेली टेस्ट हो रहे हैं या वीकली टेस्ट हो रहे हैं या ऑल्टरनेट टेस्ट हो रहे हैं, तो 2 तरह क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन वो होता है जो हमने कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया, सही कर लिया, और दूसरे क्वेश्चंस वो होते हैं जो हम नहीं कर पाए। तो जैसे ही कोई टेस्ट होता है या मॉक टेस्ट होता है, उसकी एनालिसिस तुरंत करनी है। 2 तरह की एनालिसिस करनी होती है। पहली तो एनालिसिस ये करनी होती है, जो क्वेश्चन हम नहीं कर पाए
उनके ऑब्वियसली तुम सोल्यूशंस देख सकते हो, सोल्यूशन देखो, उन क्वेश्चंस को फिर से कर लो, एज वेल एज जो क्वेश्चंस हमने मॉक में कर भी लिए उसको भी दोबारा सॉल्व करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बाई चांस आंसर आ जाता है, लेकिन प्रॉपरली एग्ज़ाम में करने बैठे तो आंसर नहीं आए। तो जो भी क्वेश्चंस तुम कर रहे हो दोनों की एनालिसिस करनी है, जो क्वेश्चंस हो चुके हैं तुमसे टेस्ट में उसकी भी एनालिसिस करनी है, एज वेल एज मतलब फिर से सॉल्व करना है, एज वेल एज जो क्वेश्चंस नहीं हुए उसकी भी एनालिसिस करनी है। और क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए तुम्हें डे बाय डे चीज़ों को रिड्यूस करते जाना होगा। और जैसे टेस्ट है, टेस्ट रेगुलर होते हैं तो उसको तुम पाइल अप मत करो कि बाद में फिर से कर लेंगे, तो वो एक बहुत बड़ा बंच बन जाएगा, बहुत बड़ा पहाड़ बन जाएगा क्वेश्चंस का। टेस्ट के क्वेश्चंस को अगर तुम एट द सेम टाइम रिवाइज कर पाते हो, सॉल्व कर पाते हो तो करो, वरना उसको बिल्कुल अपने बैग से निकाल के फेंक दो, वो दोबारा तुम्हें कैरी नहीं करने। तो कैरी क्या करना है, तुम्हारे असाइनमेंट, तुम्हारे डीपीपी, तुम्हारे जो भी बुकलेट वगैरह मिली है कोचिंग से या क्लास से, उन्हीं के क्वेश्चंस को तुम रिड्यूस करते जाना है, श्रिंक करते जाना है। एक एक्सरसाइज में सपोज कर लो 100 क्वेश्चंस हैं, तो पहली बार जब हमने रिवाइज़ करा तो 50 हो, दूसरी बार रिवाइज़ करा तो 25 हो, तीसरी बार रिवाइज़ करा तो श्रिंक होकर वो 10 हो जाए, पाँचवीं बार, चौथी बार रिवाइज़ करें तो 5 हो जाए। तो फाइनली ये होगा जब एक्चुअल एग्ज़ाम का दिन होगा तो हमें हर एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ही करने हैं, बाकी क्वेश्चन ऑब्वियसली जो हम कई बार कर चुके हैं वो ऑब्वियसली हो पाएंगे। तो आई होप ये बात समझ रहे होगे कि उसको श्रिंक करते जाना है और SMW टेक्निक को तुम्हें अप्लाई करना है हर एक चैप्टर में, क्लासीफाई करना है कौन से चैप्टर तुम्हारे अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से मीडियम है और कौन से वीक हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 3 दिन पहले या टेस्ट के 1 दिन पहले कैसे पढ़ना है। तो टेस्ट के 1 दिन पहले सपोज कर लो टेस्ट में जो सिलेबस है वो 10 चैप्टर है, तो ऑब्वियसली तुम पूरा सारे क्वेश्चंस नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे तुमने जो पहले काम करा है, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, रेयर कंसेप्ट, रेयर फॉर्मूले की कॉपी बनाई है, बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें याद भी करने होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें याद करने होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस याद करने होंगे। तो सारे टाइप्स की चीज़ों को, जितने भी मटेरियल है उसको कंसोलिडेट करना है, श्रिंक करना है। तो 1 दिन पहले तुम पूरी थ्योरी पढ़ने नहीं बैठोगे, सिर्फ थ्योरी में तुमने रेड बॉक्सेस या रेयर कंसेप्ट या रेयर फॉर्मूले वाले जो भी कंसेप्ट हैं वो रिवाइज करने हैं। और साथ में अगर तुम एक चैप्टर को 3 से 4 बार पढ़ चुके हो, रिवाइज कर चुके हो, तो जैसे हमने बताया 100 क्वेश्चन से कंसोलिडेट करते करते, रिड्यूस करते करते वो 10 क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो अगर टाइम मिल रहा है तो 10 क्वेश्चंस कर सकते हो। अदरवाइज तुम्हें मेनली टेस्ट के स्पेशली 1 दिन पहले सिर्फ रेयर कंसेप्ट और रेयर फॉर्मूले ही रिवाइज करने चाहिए। हर एक क्वेश्चन में, जैसे मान लो तुमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में श्रिंक करते करते 10 क्वेश्चंस कर लिए, तुम्हें टाइम नहीं मिला क्योंकि 10 चैप्टर हैं, तुम हर एक ऑल्टरनेट क्वेश्चंस करते जाओ। कोई ज़रूरत नहीं कि वो सारे 10 करो, लेकिन 4 क्वेश्चंस कर सकते हो। इसी तरह से प्रोग्रेशन में गए तो वहाँ पे श्रिंक करते करते हमने 12 क्वेश्चन कर लिए, तो 12 में 12 करने की ज़रूरत नहीं है, 5 कर सकते हो। तो इस तरह से तुम्हें चीज़ें रिड्यूस करनी है। और बिल्कुल परफेक्ट चीज़ कभी नहीं हो पाएगी, और नहीं करने से मच बेटर होता है कर लेना, क्योंकि अगर नहीं करते हो तब ऑब्वियसली कोई होप नहीं होगी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा, और सारा खेल तुम्हारे कॉन्फिडेंस का है। और इस बात को ट्राई करके देखना, कोई भी मॉक है या कोई भी टेस्ट है उसके 1 दिन पहले पूरा सीरियसली पढ़ो जैसे एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, और उससे जो कॉन्फिडेंस आएगा, भले ही जो तुमने 1 दिन पहले पढ़ा है उससे कोई भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस तुम्हारा स्कोर कम से कम 15 से 20% अप कर देगा। बिकॉज जब हम मेहनत करते हैं, कोई काम करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, तो जो पॉजिटिविटी है हमारी वो नहीं होने वाले क्वेश्चंस को भी इम्प्रूव कर देगी। तो रिवीजन नहीं करने से बेटर, मच बेटर है कि रिवीजन करना। भले हम 100 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो हम हर एक चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चंस तो कर सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आया होगा कि बिफोर 1 डे, 1 दिन पहले सिर्फ वो टॉपिक्स, वो कंसेप्ट करने हैं जिसमें हमने बॉक्स बना रखा है, मार्क कर रखा है, या तुम अपने कोई भी सिंबल बना सकते हो। और क्वेश्चंस में कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक टॉपिक से 100 क्वेश्चंस करें, एक टॉपिक से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चंस करके भी तुम उसको फटाफट आगे बढ़ सकते हो। सो स्टूडेंट, फाइनली एक कोट है स्वामी विवेकानंद जी का, और ये एक बहुत कॉमन कोट है, सबने पढ़ा होगा, बट चीज़ों को समझना और उसको फील करना और उसको अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। अगर हम ठान लें और पैशनेटली वो काम करें तो
कोई भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे आज के सेशन में डिस्कस करा हमने, बहुत सिंपल बेसिक चीज़ें करी और काफ़ी लोगों को ये बातें पता भी होती हैं, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं लाइफ में कि उसको हम कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं और उसी में फंसे रह जाते हैं। तो ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम खुद को भी एक्सप्लोर करो, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे पास ऑलरेडी उसका सलूशन है। कई बार ऐसा होता है कि सोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उस वजह से हम लोग डेविएट हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये काम नहीं करना है। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन है। प्रॉपरली ठान लो कि हमें ये कंपटीशन या ये एग्ज़ाम निकालना ही है, तो सारे सलूशन तुम्हारे अंदर हैं। और बाहर ढूंढने से बेटर है कि सबसे पहले अपने आप से ईमानदारी से पूछो कि इसका क्या बेस्ट सलूशन होगा तुम्हारे लिए। देन इसके बाद हम आते हैं रिसोर्सेज पे। तो आज की इंटरनेट की दुनिया में यूट्यूब, बहुत सारे वेबसाइट हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं जिसका होना भी एक मुश्किल वाली प्रॉब्लम है कि कई बार इतने ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, इतना ज़्यादा ज्ञान होता है, इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि हम उसी में कंफ्यूज होकर कुछ नहीं कर पाते हैं। आई होप यहाँ पे तुम देख रहे होगे स्क्रीन पे। तो चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे, जितना बेसिक रखोगे, उतना बेटर रहेगा। अननेसेसरी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। और कई बार ऐसा होता है, कई तरह की प्लानिंग या कई बच्चे बहुत ओवर स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, ओवर प्लानिंग बना लेते हैं। लाइक रिवीजन के लिए ही स्ट्रैटेजी बनाई और ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई कि वही भूल गए और उसी को रिवाइज़ करने बैठे कि हमने स्ट्रैटेजी क्या बनाई है। तो चीज़ों को जितना सिंपल और बेसिक रखोगे उतना बेटर रहेगा। और किसी भी एक सोर्स पे बिलीव करो, बार बार सोर्सेस चेंज मत करो। और कोई भी टीचर अगर तुम्हें कुछ भी गाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बात सच है और तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। ऐसा नहीं कि तुम 10 सोर्सेस पे जा रहे हो, कैसे रिवीजन करें, तो वहाँ पे तुम्हें कन्फ्यूजन ही क्रिएट होगा। तो आई होप ये सारी बातें बेटर समझ में आई होंगी तुम लोगों को। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप तुम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने में मिला होगा और आगे भी इस तरह के रेगुलर कन्फ्यूजन जो एक कॉमन स्टूडेंट के होते हैं उस तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे।